Hello friends, welcome to channel guys. So in this video we are going to start the chapter second of unit 1, that is the emergence of social work in USA, UK and India. या बोल सकते हैं कि समाज कार्य की जो हिस्ट्री है, starting from charity to today as a proper professional social work. So we are going to discuss the history and the emergence of the social work in a different country like USA, UK and India. So this is the chapter second of unit 1, and in the last class we have covered some topic in chapter 1 like the nature of social work, definition of social work, goal of social work, process of social work, ideology of social work. Okay, so these topic we have covered in the chapter 1 of unit first, and in this class we will discuss the chapter second, emergence of social work and the history of social work in USA, UK, India. Okay, now let us start. So these are the new batch for 2022, June 2022, UGC नेट पेपर 1 सोशल वर्क एंड वीमेन स्टडी. सो जो भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी पेपर के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिस बैच ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of January, and here this is all about me. This is the mobile number, you can text me regarding the courses or also you can mail me on this email ID, and these are the telegram channel. सो जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं लाइक सोशल वर्क और वीमेन स्टडी, यू कैन जस्ट ज्वाइन दीज टेलीग्राम चैनल. यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो लिंक आई विल शेयर जनरली इन दिस टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन ज्वाइन दिस चैनल. एंड दिस इज द कोर्स फॉर सोशल वर्क फाउंडेशन कोर्स दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड 1st of January 2022. ये कोर्स लॉन्च हो चुका है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स सभी यूनिट के मिल जाएंगे, उसका PDF नोट्स मिल जाएगा, और जितने PYQ हैं पिछ लास्ट मतलब 10 सालों के वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. PYQ विद एक्सप्लेनेशन, वीडियो लेक्चर और इवन विद द यूनिट वाइज आल्सो. पहले आपको यूनिट वाइज PYQ एक्सप्लेनेशन मिलेगा, दैन उसके बाद आपको पूरा जो पिछले 10 सालों के पेपर हैं फ्रॉम 2012 टू 2021 तक सभी के सभी आपको PYQ मिल जाएंगे. एंड दीज PYQ विल बी इन दी मॉक टेस्ट फॉर्म. वहाँ पर आप जाकर अटैम्प्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन पर या फिर वेबसाइट पर, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप. And near about 3,600 question will be discussed throughout the course. And in the last आपको लास्ट में शॉर्ट्स नोट्स दिए जाएंगे जो रिवीजन करने के लिए. ओके, एंड दिस इज द फीस फॉर दिस कोर्स फॉर द पेपर 2 सोशल वर्क. एंड फॉर गर्ल्स 10% डिस्काउंट. ओके, जो भी गर्ल्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को, दे जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई नंबर, आई विल शेयर द कूपन कोड एंड यू कैन यूज दैट कूपन कोड एंड गेट द 10% डिस्काउंट. ये कोर्स में डिटेल में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए क्या क्या मिलेगा. कंटेंट, PYQ रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, मॉक टेस्ट सीरीज रहेगी. ओके, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पर टेक्स्ट करिए. एंड दी वैलिडिटी ऑफ दिस कोर्स टिल दी जून 2022, या फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक कोर्स चलेगा. ओके, और ये सभी पढ़ लेना, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इन सबको पढ़ लेना एक बार. ओके, एंड दिस इज द एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन पे आपको वीडियो लेक्चर्स नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं. इसकी लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्टली ये सर्च कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर CPRF क्लासेस. दिस इज द इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन, ऐसे आपको दिखेगा. यू कैन ओपन, और इस पे फ़ोटो पे क्लिक करना और यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आता है. वहाँ से आप इस कोर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, बाकी आप पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज द वेब पेज. जो भी iPhone यूज़र हैं या फिर जो लोग लैपटॉप पे देखना चाहते हैं कोर्सेज को, टैबलेट पे देखना चाहते हैं, दे कैन ओपन दिस द लिंक ऑफ दिस वेब पेज आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं, बट ये एक्सेस तभी कर पाएंगे जब आप कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601, इसको 43rd एलिजाबेथन लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि उस समय पर जो महारानी थी 43rd एलिजाबेथ थी, उसको 43rd एलिजाबेथ बोलते हैं. सो द एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 विच वाज कलेक्शन ऑफ लॉ. जैसे मैंने बताया कि इसके पहले बहुत सारे लॉ थे,
उनको सबको जोड़ करके मिला करके एक फॉर्मलाइज तरीके से, ताकि इस एक्ट को लाया गया और जो गरीब लोग थे उनको रिलीफ देना, हेल्प करना, मदद करना उनकी। और इस लॉ को जो है, इस लॉ के माध्यम से रेजिंग ऑफ टैक्सेस टू पे फॉर सर्विस टू दोज हु वर नीडी, पुअर एंड हैज़ नो फैमिली सपोर्ट। देखिए, इस लॉ के माध्यम से ऐसे प्रोविज़न किए गए कि सभी लोगों को टैक्स देना है। वो जो टैक्स होगा वो पे किया जाएगा हेल्प, दूसरों की हेल्प करने के लिए। जैसे जो गरीब हैं, जिनकी फैमिली नहीं है, गरीब बच्चे हैं या पुअर हैं, नीडी पीपल हैं, उनकी सर्विस करने के लिए ये टैक्स जो है कलेक्ट किया जाएगा लोगों से ही, और लोगों को ही इसकी हेल्प दी जाएगी। और यहाँ पर गरीबों की भी क्लासिफिकेशन की गई कि जो गरीब कौन है, कौन गरीब है कि कौन गरीब नहीं है। सो दिस लॉ डिस्टिंग्विश थ्री क्लास ऑफ पुअर। पहली क्लास थी एबल्ड बॉडी पुअर। एबल्ड बॉडी का मतलब होता है जो काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स दोज हु आर मोर देन 80 ईयर, राइट, दे कैन वर्क, एंड बिलो 60। इसके बीच का जो ये जो ईयर होती है, इसके बीच के जो लोग होते हैं काम कर सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं करते भी नहीं है ना, क्योंकि जब फ्री में मिल रहा हो खाने के लिए तो कौन मेहनत करे। सो इसलिए ये कैटेगराइज कर दिया है गरीबों को भी। सो विच कॉल्ड एज स्टडी बेगर्स, स्टडी बेगर बोल सकते हैं या कामचोर लोग बोल सकते हैं। इनको फोर्स किया गया कि भैया आपको काम करना है। अब ये जो है, ऐसे आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे हेल्प नहीं दी जाएगी। वर्क हाउस जो है, करेक्शन हाउस जहाँ पर है, वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको फिर जेल भेजा जाएगा। दोज हु रिफ्यूज टू वर्क इन द हाउसेस ऑफ करेक्शंस दे वर पुट इन द जेल। ओके, ये तो पहली कैटेगरी हो गई, ऐसे लोगों की जो लोग काम कर सकते थे बट करते नहीं थे, तो उनको ये इस प्रोविजन के आधार पर काम करना पड़ेगा। दूसरा जो है कैटेगरी थी, वो थी इम्पोर्टेंट पुअर। देखिए, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जो दे आर अनेबल टू वर्क, जो काम नहीं कर सकते, जैसे कि जो द पीपल, ओल्डर पीपल हैं, 60 साल से ज़्यादा लोग, या छोटे बच्चे जो होते हैं, या किसी को किसी प्रकार के, जैसे दिव्यांगजन है, ब्लाइंड है, डेफ है, म्यूट है, लेम है, या डिमेटेड हैं, जो कि किसी प्रकार से मेंटली एबनॉर्मल है, उनको बोल सकते हैं। या मदर्स जो हैं, जिनकी यंग बच्चे हैं, उन सभी को जो है इम्पोर्टेंट पूरी कैटेगरी में रखा गया, ताकि इनको हेल्प किया जा सके। उनको आर्म हाउस में रखा गया। आर्म हाउस मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर उनकी देखभाल हो सके, टेक केयर हो सके, राइट। तो देवर टू हेल्प विद इन द लिमिट ऑफ देयर कैपेसिटी, उनको हेल्प किया गया। और even they can also help to other person, because for example like mothers with the young children, they can also help other people, या फिर जो बूढ़े लोग हैं वो भी ऐसे काम तो कर ही सकते हैं जो बैठ करके करना होता है, राइट। सो वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, सरकार के द्वारा भी उनको हेल्प दी जाती थी। एंड ऐसे ऐसे लोग जिनका घर है, जैसे ओल्ड पर्सन है, या मदर्स हैं, या ऐसे लोग हैं जिनका घर है, तो उनको घर पर ही आउटडोर है फैसिलिटी दी गई, घर पर जा करके फूड, क्लॉथ्स एंड हेल्प दी गई। जैसे कि कोविड पीरियड में बोला गया था ना कि जो लोग घर में क्वारंटाइन रहेंगे, तो डॉक्टर्स आ करके वहीं चेक करेंगे, वहीं आके उनको दवा दे देंगे। तो इस प्रकार की जो फैसिलिटी उस समय मुहैया कराई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा है डिपेंडेंट चिल्ड्रन। देखिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऐसे बच्चे, जो छोटे बच्चे जो होते हैं, देवर इन ऑर्फन्स, या ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स गरीब हैं, या वो हेल्प नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के बच्चों की भी हेल्प की गई। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है, तो वो थोड़ा बहुत काम कर सकते थे, दे आर ओल्डर एबल टू डू सम डोमेस्टिक वर्क और अदर वर्क, वो कैटेगरी किया गया तीसरी कैटेगरी में, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अब ये तीनों कैटेगरी थी गरीबों की, अब डिवाइड कर दिया गया, और तीनों कैटेगरी के अनुसार जो है, जो जिस कैटेगरी में आता है उसको उसी के अनुसार उसको हेल्प दी जाएगी। इसको कितना हेल्प देना है, ये तीनों कैटेगरी उसको दिखा देगी इस लॉ के अनुसार। तो ये जो लॉ था, सेट ऑफ पैटर्न ऑफ पब्लिक रिलीफ, इसके माध्यम से सरकार के द्वारा है जिम्मेदारी ली गई थी लोगों की हेल्प करने के लिए इन ग्रेट ब्रिटेन। और ये लॉ लगभग 300 साल तक चलता रहा। ऑफ कोर्स इसमें कुछ प्रोविजंस आए होंगे, चेंजेस आए होंगे ओवर द ईयर, बट ये जो लॉ है लगातार, इसका जो मेन फोकस था, जो मेन पैटर्न था गरीबों को हेल्प करने का, ये लगभग काफ़ी लंबे समय तक चला यूके के अंदर। इसका अगर हम फंक्शंस की बात करें कि क्या फंक्शंस हुआ करता था, क्या प्रोसेस था हेल्प करने का, तो सबसे पहले तो जो गरीब लोग हैं, जो रिलीफ, जिनको रिलीफ चाहिए, उनको एप्लीकेशन लेना का, जैसे कि लोग आ जाएंगे कि हमको हेल्प चाहिए, तो पहले एप्लीकेशन लेते हैं उनका ना। उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेट करना कि भाई आप गरीब हैं कि नहीं, चेक कर लेना।
ऐसा तो नहीं है कि जो लोग गरीब नहीं है फिर भी आ गए हैं पैसे मांगने या इस प्रकार से फैसिलिटी लेने के लिए। ये सब प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में ना। तो इट इज़ बेटर टू इन्वेस्टिगेट बिफोर प्रोवाइडिंग हेल्प एंड सपोर्ट। उनकी कंडीशन देखना एंड डिसाइड वेदर ही और सी वाज एलिजिबल टू रिलीव। जैसे मैंने बताया कि वो वाकई में एलिजिबल है कि नहीं है, उस चीज़ को चेक करना। ये बेसिकली मेन फंक्शंस था। उसके बाद जो है उनको हेल्प मुहैया कराना। अभी ये जो है लॉ था 1601, एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601। इसको 43rd एलिजाबेथ लॉ भी बोलते हैं क्योंकि उस समय जो महारानी थी 43वीं महारानी हुआ करती थी उस समय पर। तो ये जो कानून था लगभग 300 साल तक चला। इसके द्वारा इसके माध्यम से लोगों की हेल्प की गई, मदद की गई। और उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, द पुअर लॉ रिविजन्स, बहुत सारे बदलाव हुए, प्रोविजंस आए उसमें। 1834 की अगर हम बात करेंगे, 1834 से लेके ये 1909 तक चला, तो पे हम बात करेंगे 1834 की। देखिए 1800 क्या लिखा है 34, 1834 में जो है पार्लियामेंट्री कमीशन के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, प्रेजेंट की गई। इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो एलिजाबेथन पुअर लॉ है या उसके बाद जो भी लॉ बनाए गए, उनमें जो है कुछ ना कुछ रिवाइज करके, प्रोविजन करके, कुछ नया ऐड करके एक नया लॉ लाया जाए। और लाया गया, उसके कुछ प्रिंसिपल्स थे। पहला था डॉक्ट्राइन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी। दूसरा इसका प्रिंसिपल था री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्कर्स वर्क हाउस टेस्ट। और तीसरा इसका जो प्रिंसिपल था सेंट्रलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल। देखिए जब कोई भी लॉ लाया जाता है, कानून बनता है, तो कानून जो है उस समाज की, उस प्रेजेंट टाइम की समस्याओं को देख करके बनाया जाता है। राइट, क्या प्रॉब्लम है समाज में, सोसाइटी में क्या ज़रूरतें हैं, क्या सोसाइटी को चाहिए, उसके अनुसार जो है लॉ बनाया जाता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब सोसाइटी चेंज होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स सोसाइटी, एवरी सोसाइटी विल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। तो जो जो रिक्वायरमेंट होती हैं समाज की वो भी बदलती हैं। तो लॉ में भी कुछ उसी के अनुसार बदलाव लाए जाते हैं। तो इस लॉ में भी जो एलिजिबेथ पुअर लॉ था, इसमें कुछ चेंजेस किए गए और नए प्रिंसिपल उसमें जोड़े गए। ये 3 प्रिंसिपल हैं, इन तीनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग, जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, या बोल सकते हैं एटलीस्ट इतने हैं कि वो अपना खर्चा खुद चला सकते हैं या अपना मैनेज कर सकते हैं, तो वो लोग जो है इसमें इसमें रखें। नो पर्सन रिसीविंग एड बाज टू बी एज ऑफ वेल। जो जो लोग ठीक हैं उनको हेल्प नहीं दी जाएगी। ओके, सिंपल भाषा में यही है कि जैसे कि अगर हम बात करें आज के दौरान कि जो लोग बीपीएल कैटेगरी में आते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जो रियल में बीपीएल फैमिली में है उन्हीं को ही हेल्प दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपर मिडिल क्लास के होते हैं, मिडिल क्लास के होते हैं, उन लोगों के पास भी राशन कार्ड होता है। ये गलत है ना। जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को रखना चाहिए। जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग मैनेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, हैं, तो उनको बीपीएल कार्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एथिकली गलत है। सो यही इसमें बोला गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को हेल्प दी जाएगी। नो पर्सन रिसीविंग एड बाज टू बी एज बेल ऑफ, जो ठीक है उनको हेल्प नहीं दी जाएगी। दूसरा सा प्रिंसिपल है री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क हाउस टेस्ट। देखिए इसमें प्रोविजंस किया गया कि जो एबल बॉडी पुअर हैं, दे कुड अप्लाई फॉर असिस्टेंस राइट इन पब्लिक हाउसेस। वो अप्लाई तो कर सकते हैं और उनको हेल्प हेल्प भी दी जाएगी। बट उनको जैसे लॉजिंग है या फेयर है, ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी। उसके लिए उनको मना किया गया। और द वर्क हाउस डिवर्टेड फ्रॉम क्वालिफाइंग फॉर एनी एड, को अलग से कुछ हेल्प नहीं दी जाएगी। जैसे कि आवास, किराया है, ये सब चीज़ें उनको नहीं दी जाएगी। इस सेकंड प्रिंसिपल में बात की गई थी। तीसरा प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल। देखिए पहले जो लॉ थे उनमें जो कंट्रोल था, दैट इज़ आल्सो, इसमें जो लोकल लोग हुआ करते थे, कम्युनिटी के, communities, local people, local leaders, that is also part of this authority. Okay, when this earlier act, but ये जो provisions था, ये जो principle था इस नए एक्ट में, सेंट्रलाइज ऑफ द कंट्रोल, ये जो पुअर लॉ की अथॉरिटी थी, पुअर लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैड द पावर, all the power centralized and consolidated, okay, in the hand of the poor law commissioners. Or even earlier the locality were also part of this administrative unit, but in this third principle of this act, जो
जो कोऑर्डिनेशन का काम है या जो कंसोल और जो अथॉरिटी है वो सभी की सभी किसके हाथ में थी, पुअर लॉ कमिश्नर के हाथ में। ये 3 प्रोविजंस थे, 3 प्रिंसिपल्स थे जो कि ऐड किए गए थे इस पुअर लॉ रिवीजन 1834 एक्ट में। ओके, इसको आपको याद कर लेना है। ये वैसे एग्ज़ाम में ये प्रिंसिपल तो अभी तक नहीं आए हैं, फिर भी आ सकते हैं क्योंकि पैटर्न जो है धीरे धीरे बदल रहा है एग्ज़ाम का। तो वी हैव टू प्रिपेयर इन दैट वे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और हमको सब कुछ पता होना चाहिए एटलीस्ट। वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ के जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत याद रहता है, वो उसी के आधार पर हम लोग आंसर मार्क कर देते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट द इम्पोर्टेंट चेंजेस वर दोज दैट बिगन इन डेवलप स्पेशल केयर। स्पेशल केयर स्पेशली जो बच्चों के लिए या डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जो डिपेंडेंट बच्चे थे, ओके, डिपेंडेंट चिल्ड्रंस डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स बनाए गए, पोस्टर्स हम तैयार किए गए उनको शिक्षा के लिए, उनको रहने के लिए, दैट वर प्रोवाइडेड एंड फॉर द इंसेन एंड फीबल माइंडेड स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशंस वर स्टार्टेड। जो बच्चे एबनॉर्मल है, जो मेंटली एबनॉर्मल थे, राइट, किसी प्रकार की मानसिक समस्या से ग्रसित बच्चे, उनके लिए स्पेशल केयर बनाया गया, स्पेशल होम बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स तैयार किए गए, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन तैयार किए गए को हेल्प मदद देने के लिए। इस प्रकार से जो स्पेशल केयर किया गया, हेल्प की गई डिसएडवांटेज ग्रुप की। तो ये जो 1909 वाला जो लॉ था, ये बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा और पहले पहले वाले लॉ से काफ़ी बेहतर था। ये दैट इज़ बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट, कैन से अ वेरी प्रिवेंटिव नेचर इसका था। और जबकि अगर हम बात करें जो 1834 के जो लॉ थे, ऐसे पहले वाले लॉ जो थे, दैट इज़ काइंड ऑफ लिटिल बिट बेस्ड ऑन द कंट्रोल या बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेशन। ये उसमें कैटेगराइज कर दिया गया था गरीब लोगों को, भाई ये इनको बेनिफिट मिलेगा, ये लोगों को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, ये एबल्ड बॉडी है, इनको जेल भेजा जाएगा अगर ये लोग काम नहीं करेंगे। तो काइंड ऑफ दैट इज़ द नेचर ऑफ दिस एक्ट, लाइक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेशन, वी कैन से द कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा था, राइट। बट यू कैन सी इन दिस 1909 हाउ दिस इज मैंसन हियर द डिपेंडेंट चिल्ड्रन को डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स तैयार किए गए, फोस्टर होम्स बनाए गए या स्पेशलाइज्ड केयर दिया गया जो डिसएडवांटेज लोग थे, राइट, स्पेशल इंस्टीट्यूशन तैयार किए गए। सो द पॉजिटिव अप्रोच टू द पुअर लॉ दैट कैन सीन इन द लॉ पुअर लॉ एक्ट 1909, okay, the report stress curative treatment and rehabilitation मुहैया कराना रदर दैन दी रिप्रेशन, बजाय कि उनको हम कंट्रोल करें, रिप्रेस करें, कैटेगराइज करें डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कैटेगरी। ओके, इट इज़ बेटर कि हम उनको रिहेबिलिटेट करें, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दें उनको, प्रिवेंशन फ्रेमवर्क पर काम करना। ये बेसिकली ये 1909 जो लॉ था, रिपोर्ट थी, उसका मूल मंत्र था। सो इफ़ द प्रिंसिपल ऑफ 1834 प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ रिप्रेशन, जैसे मैंने बताया कि अगर हम उसको ऐसे माने कि जो 1834 का जो लॉ था या जो उसके प्रिंसिपल्स थे, अगर वो रिप्रेशन पे आधारित थे, कंट्रोल पे आधारित थे, जैसे कि मैंने बताया कि गरीबों को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती काम कराया गया, तो जो 1909 की जो रिपोर्ट है, ये दर्शाती है कि ये जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी फ्रेमवर्क ऑफ प्रिवेंशन या प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि समस्या को जो है पहले ही ख़त्म कर देना, इससे पहले जो है अराइज हो, कोई प्रॉब्लम हो। प्रिवेंटिव जनरली आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर का मतलब क्या होता है कि हम उसको क्योर करें, बट इज़ बेटर कि उसको हम पहले से ठीक कर लें। जैसे कि यू कैन सी, जब आपकी जब तबीयत ख़राब होने लगती है, जुकाम या खांसी बुखार होता है, तो आप पहले से दवा ले लेते हैं। तो जो चीज़ आप पहले से कर रहे हैं समस्या को रोकने के लिए, उसको हम प्रिवेंशन बोलते हैं। यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस लाइक इन कोविड पीरियड, हम लोगों से बोला गया था, लगातार लगातार गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी और कम्युनिटी के द्वारा, ये बोल सकते हैं सोसाइटी के द्वारा बोला जाता था, वी हैव टू केयर, पहले से हम लोगों को जो है मास्क यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, लगातार अपने हाथ साफ करने। तीन हजार था प्रिवेंटिव प्रिवेंशन, पहले से हम लोगों को जो है तैयार रहना है कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यू कैन सी द 1909 द एक्ट और दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन रादर दैन द फ्रेमवर्क ऑफ द रिप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बात करेंगे बेब्रेज रिपोर्ट जो कि 1942 में लाई गई। ओके,